Hello friends, विशाल छाबड़ा अकेडमी वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल। एज़ यू ऑल नो दैट कि हम लोग अब सीरीज़ ऑफ 10 ईयर पेपर कर रहे हैं। 2019 से हमने स्टार्ट करा। पहले हमने 2019 के दोनों पेपर्स लिए, दिसंबर का भी और जुलाई का भी। उसके बाद 2018 का दिसंबर का जो पेपर हुआ हमने वो डिस्कस करा। फिर हमने 2016 का सितंबर का शायद पेपर डिस्कस करा, क्योंकि दो पेपर्स हुए थे 2016 में। 2017 में कोई पेपर नहीं हुआ, तो हम 2016 का फरवरी का पेपर डिस्कस करेंगे। हम पीछे से आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देयर आर 2 planets in our solar system whose periods of revolution around the sun are less than those of our earth, but their periods of rotation are more than as compared to those of earth. हिंदी में है, I am taking both the mediums simultaneously. And the second thing is, this is totally for CTET part 2 content part of science, ठीक है। We are not covering pedagogy in this. हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। इन ग्रहों के नाम दिए हुए हैं। 4 ऑप्शंस हैं। पहला है मरकरी को बुध कहते हैं, वीनस को शुक्र, यूरेनस को यूरेनस और नेपट्टून को नेपट्टून ही कहा जाता है, मार्स को मंगल और जुपिटर को बृहस्पति। मरकरी मीन्स बुध और सैटर्न मीन्स शनि। इस क्वेश्चन का एक्चुअली क्या है, मीनिंग क्या है कि हमारे सोलर सिस्टम में 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो सन के जो चारों तरफ जब घूमते हैं उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। वो लेस है किससे, धरती के कंपैरेटिवली, लेकिन उनका जो रोटेशन है, मतलब अपनी एक्सिस की तरफ चारों तरफ घूमने का, वो अर्थ से ज़्यादा है। मतलब सन के चारों तरफ तो वो क्या करते हैं, जो घूमते हैं वो उसका धरती की अपेक्षा लेस टाइम लगता है उनको, लेकिन जो अपनी दूरी के चारों तरफ घूमते हैं उसमें उनको ज़्यादा टाइम लगता है। वो कौन से प्लैनेट्स हैं? तो वो प्लैनेट्स जो हैं हमारे वो हैं मरकरी एंड वीनस, क्योंकि ये दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि सोलर सिस्टम में आपने देखा है कि सबसे नियरेस्ट हैं सन के, तो ऑब्वियसली इनको सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में टाइम कम लगता है, ठीक है। लेकिन इनका जो रोटेशन पीरियड है वो एज़ कम्पेयर टू अर्थ ज़्यादा है। तो आवर आंसर गोज़ टू ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सल्फर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर 113, 666 एंड 1535 रिस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पहला है कि आयरन, सल्फर एंड एल्यूमिनियम आर ऑल सॉलिड्स एट 200 डिग्री सेल्सियस, कि आयरन, सल्फर तथा एल्यूमिनियम का जो तापमान है उस पर वो ठोस हैं। दूसरा है ओनली सल्फर इज सॉलिड एट 200 डिग्री सेल्सियस, केवल सल्फर ही जो है 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस है। या ओनली आयरन इज़ देयर, या फिर एल्यूमिनियम एंड आयरन आर सॉलिड्स एट 200 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या है कि 200 डिग्री सेल्सियस जो ऊपर हैं वो कौन से हैं, एल्यूमिनियम और आयरन। तो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा कि एल्यूमिनियम तथा आयरन 200 डिग्री तापमान पर ठोस हैं। ओके, नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेट अप इन सच अ वे दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी V इज कनेक्टेड टू द बल्ब B1 which is connected to the resistor R which is connected to the bulb B2. B2 is finally connected to the negative terminal of the battery. Both the bulbs are glowing if the value of R is increased then. इन्होंने कहा क्या है कि विद्युत परिपथ हमने इस तरह से लगाया है कि बैटरी V का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो B1 से जुड़ा हुआ है, मतलब धनात्मक। जो बल्ब B2 से जुड़े प्रतिरोधक से जुड़ा है, रेजिस्टर मतलब प्रतिरोधक से जुड़ा है। अंततः B2 बैटरी ने के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, ऋणात्मक टर्मिनल मतलब नेगेटिव टर्मिनल। तो दोनों बल्ब दीप्तिमान है, दोनों जो बल्ब हैं वो जग रहे हैं। अगर R का मान बढ़ा दिया जाए, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? पहला है कि बोथ B1 एंड B2 विल बिकम डिमर। दूसरा, B1 विल बिकम डिमर बट ब्राइटनेस ऑफ B2 विल रिमेन अनचेंज्ड। B2 will become dimmer but brightness of B1 will remain unchanged, या both B1 and B2 will remain unchanged। देखो, the direction of flow of current in a circuit is from positive to negative terminal of the battery। हमें मालूम है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है करंट का वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में होता है। इन द गिवन सर्किट, या इस सर्किट में, विद एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दी जाती है, द करंट फ्लो टू बल्ब B2 विल बी अफेक्टेड।
तो मतलब जो B2 को जा रहा है करंट वो अफेक्टेड होगा। तो इन दिस केस बल्ब B2 विल बिकम डिमर, जो B2 वाला बल्ब है वो डिमर रहेगा, लेकिन जो B1 वाला है दैट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो हमारा जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, कि B2 की दीप्ति जो है वो कम हो जाएगी और B1 की दीप्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हम लोगों को स्टेटमेंट दी हुई है कि द रेंज ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो डॉक्टरी तापमापी जो थर्मामीटर है उसका जो है रेंज है वो 35 से 42 है। स्टेटमेंट बी दी हुई है, द रेंज ऑफ ए लेबॉर्ट्री थर्मामीटर इज यूजुअली फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब पहला इन्होंने वही दिया है कि स्टेटमेंट बी इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट ए इज़ फॉल्स। क्या बी ठीक है और पहला गलत है, या दूसरा ऑप्शन है कि दोनों करेक्ट हैं, तीसरा ऑप्शन है कि दोनों ही गलत हैं, और स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट स्टेटमेंट बी फॉल्स है। अब हम लोगों को 4 में देखना है, वही है कथन बी सही है किंतु कथन ए गलत है, कथन ए तथा बी दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या ए सही है लेकिन बी गलत है। देखो जो रेंज है क्लिनिकल थर्मामीटर की वो 35 से लेकर 42 डिग्री तक है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट बी है उसमें जो रेंज है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस से होती है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट ए जो है वो सही है, ठीक, और स्टेटमेंट बी जो है वो फॉल्स है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वो स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज़ फॉल्स, तो 4th ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स। ये पहले के पेपर में भी काफ़ी आया हुआ है, क्योंकि पूरी जो है बेसिकली वो एक कोस्टल एरिया है उड़ीसा का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है चक्रवात आने की। तो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से जो स्थान चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित होगा वो क्या होगा, पुरी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एयर नियर अ हीट सोर्स गेट्स hot and rises. The air from the sides come in to take its place. This is the way in which the air gets heated by oil heaters. What is this process called? अगर हम लोग चाय भी उबालते हैं ना, सिर्फ एक पानी भी उबालते हैं ना, तो क्या होता है, जो सबसे पहले जो ऊपर पानी होता है वो वार्म बन के ऊपर उड़ जाता है। अब जो साइड्स का पानी है, जो नीचे का पानी है, फिर वो ऊपर आता है, फिर वार्म हो जाता है। ये जो जितने भी कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जिसको कि मैंने पूरी वीडियो में अच्छी तरह से ये समझाया हुआ है कि जो इसे थल समीर कहते हैं ना, और स्थल समीर और समुद्र समीर कहा जाता है, ये सारा का सारा मैंने जो है ये टॉपिक अपनी वीडियो में अच्छी तरह से बताया हुआ है। तो आप विशाल छाबड़ा अकेडमी के चैनल पे जाइए और वहाँ पर ये करेंट्स जो हैं, ये जो टाइड्स हैं, ये वाला पूरा टॉपिक है जिसमें सारे मैंने लिए हुए हैं, आप उसको ढंग से पढ़िए, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। बट फिलहाल के लिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, संवहन। तो जब गर्म हवा जो है वो ऊपर चली जाती है और ठंडी हवा गर्म की जगह लेके, तो ये चक्र पूरा चलता रहता है और इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे और हिंदी में इसको संवहन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बुक इज लाइंग एट रेस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द टेबल। ये पिछले पेपर में भी आया था, आई थिंक 2018 के पेपर में आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है, इस पर लगे हुए बल के बारे में आपको कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कि इसमें घर्षण बल लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। सेकंड कि इसमें कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, कोई बल कार्य नहीं कर रहा। या देयर इज अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, संतुलित बलों का काम कर रहा है। या सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। देखो, कोई भी, मैंने पहले भी वीडियो में, पिछली वीडियो में ही ये क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था कोई भी वस्तु अगर पड़ी हो तो उसमें अगर इधर से भी बल लगे और उधर से भी बल लगे और बिल्कुल बराबर हो तो उसमें बैलेंस फोर्सेस कहा जाता है, और उसकी वजह से जो वस्तु है वो अपनी स्थान पे रहती है, आगे नहीं हिलती। तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 3 कि इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है। ठीक है, नाउ वी कम अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। Husk is separated from heavier seeds of grain by winnowing.
स्टेटमेंट 2 कहती है कि डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन मिक्सचर इज यूटिलाइज टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। मतलब कथन ए कहता है कि भारी अनाजों से जो उसका भूसा होता है उसको हम लोग विनोइंग के द्वारा या ओसाई के द्वारा अलग करते हैं। जो कथन बी है वो ये कहता है कि विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन व निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। सीविंग से मतलब चालन से, और फिल्ट्रेशन मतलब जैसे हम छानते हैं उससे अलग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें यह है कि हमें ये बताना है, 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फिर स्टेटमेंट ए ट्रू है बी नहीं है, स्टेटमेंट बी ट्रू है या ए नहीं है, या दोनों गलत हैं। अब देखो ये जो वाली स्टेटमेंट है कि हस्क को सेपरेट किया जाता है हैवियर पार्टिकल से, विनोइंग से, ये भी बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात कि डिफरेंस जो होता है वो किस में होता है, साइज पार्टिकल्स में। वही ये डिसाइड करता है कि हम लोगों को कौन सी प्रोसेस करनी है, और वो जो प्रोसेस होती है वो सीविंग से और फिल्ट्रेशन से होती है। तो इन दैट केस बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर ट्रू। तो वी विल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। कथन ए तथा कथन बी दोनों सत्य हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेशर इन ए फ्लूइड दैट इज एट रेस्ट, स्थिर अवस्था में जो द्रव्य होता है उसमें जो एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में दबाव डालता है। एक्ट्स ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, केवल नीचे की दिशा में होता है। या एक्ट्स ऑन साइडवेज, केवल पार्श्व की ओर दबता है। देखो जब कोई भी फ्लूइड वहाँ पे होता है एट द रेस्ट जो होता है, तो जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो उसको, फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो चारों तरफ उसको बल डालते हैं। ठीक है, सो द प्रेशर इन द फ्लूइड दैट इज एट रेस्ट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, मतलब सभी दिशाओं में दबाव डालता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। ये भी पिछले क्वेश्चन पेपर में आया था। एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित से कौन से कथन सत्य हैं। द फर्स्ट वन इज द इमेज इज लार्जर इन साइज द ऑब्जेक्ट। देखो आप खड़े हो अब शीशे के आगे, आप खुद सोचोगे अगर आप 5 फुट के हो तो आपकी जो इमेज है वो 7 फुट की नहीं होगी, और ना ही अगर आप पतले हो तो आप मोटे नज़र नहीं आओगे जब तक शीशा ख़राब ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहली वाली जो ऑप्शन है, पहली वाली ऑप्शन ही बिल्कुल गलत है। ठीक, दूसरा है कि द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस भी सेम होगा। लेटरली इन्वर्टेड होगी, मतलब पार्श्व प्रतिलोमित होगा, दाएं का बाएं दिखेगा और बाएं का दाएं दिखेगा। और वर्चुअल होगी, मतलब आभासी होगी, दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को छोड़ के बी सी डी जो है वो तीनों बिल्कुल ठीक हैं। तो वी विल गो विद करेक्ट ऑप्शन पॉइंट नंबर 3 कि वस्तु की दूरी की समान दूरी पे बनेगा, पार्श्व प्रतिलोमित भी होगा और आभासी भी होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल सेल्ड। अब जो हमारे ये हैं ऑप्शंस, उसमें पहला है हेंस एग, दूसरा है जाइगोट, तीसरा है एम्ब्रियो और चौथा है पैरामीशियम। निम्नलिखित सभी एक कोशीय हैं, मतलब सिंगल सेल्ड है, सिवाय देखो जो मुर्गी का अंडा होता है वो भी सिंगल सेल्ड होता है, जो जाइगोट होता है वो भी सिंगल सेल्ड होता है, पैरामीशियम भी सिंगल सेल्ड होता है। लेकिन जो एम्ब्रियो होता है जो कि फ्यूचर बेबी होता है बेसिकली, और जो कि जाइगोट से मल्टीप्लिकेशन से बना होता है, जाइगोट के माइटोसिस से बना होता है, तो वो सिंगल सेल नहीं होता। तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 3 एम्ब्रियो या भ्रूण। ओके, वी कम अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल। जब भोजन खराब हो जाता है तो उससे दुर्गंध आती है। सेकेंड, अ स्लाइस ऑफ एप्पल अक्वायर्स ब्राउन कलर व्हेन केप्ट आउट फॉर सम टाइम। सेब के एक टुकड़े को बाहर रख दिया जाए तो भूरे रंग का हो जाता है। When an ant bites, calamine is used to ease the irritation on the skin. चींटी के काटने पर उसको कैलेमाइन लोशन लगा दिया जाए जो कि एक क्षार होता है, बेस होता है, तो वो ठीक हो जाता है। Now the options given are all are chemical changes. सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। A and B represent the chemical changes. A तथा B रासायनिक परिवर्तन है। B is a physical change. B एक भौतिक परिवर्तन है। या A and B are physical changes. A और B भौतिक परिवर्तन है। देखिए इन सभी जो ऑप्शंस हैं उनमें एक बात कॉमन है कि सब में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, उपचयन प्रक्रिया हो रही है।
I have already explained oxidation, reduction, redox reactions in my video of chemical reactions, which is given in the Vishal Chhabra Academy. Please go through that properly, and you will be easily really doing these questions after watching those videos, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं. तो ये सभी जो प्रोसेसेस हैं ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो क्या है, ऑल आर केमिकल चेंजेस. सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 1, सभी रासायनिक परिवर्तन हैं. ठीक है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A student burns a magnesium ribbon in air and dissolves the ash of the ribbon left after burning in distilled water. एक स्टूडेंट ने क्या किया, कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को जल में घोलकर विलयन बनाता है. राइट, उसको एक डिस्टिल्ड वाटर में घोल बना देता है. ऑन पोरिंग द 1 drop each of this solution first in the blue litmus and then in the red litmus solution, he would observe that. उसने क्या करा, उस विलयन की एक बूंद जो है उसको पहले नीले लिटमस में डाल दिया और फिर उसको लाल लिटमस में डाल दिया. तो उसके क्या प्रेक्षण होंगे, क्या ऑब्जर्वेशंस होंगी. पहली चीज़ कि ब्लू लिटमस टर्न्स कलरलेस, वेयर इज़ द रेड लिटमस रेड, मतलब जो नीला है वो रंगीन हो जाएगा, लाल का लाल ही रहेगा. दूसरा है ब्लू का ब्लू ही रहेगा और लाल का ब्लू हो जाएगा. ठीक है. तीसरा है ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, जो नीला लिटमस है वो लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रह जाता है. लास्ट ऑप्शन है ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, वेयर इज़ द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, कि नीला लिटमस जो है लाल हो जाता है जबकि लाल जो है वो नीला हो जाता है. देखो, पहली बात तो ये है कि मैग्नीशियम रिबन जो है, ये भी मैंने केमिकल चेंजेस में मैग्नीशियम रिबन की जब पूरी प्रक्रिया बताई थी कि जब वो ऐश बन जाता है उसको हम लिटमस करते हैं, ये भी मेरी वीडियोस में प्रेजेंट है. काइंडली प्लीज़ ऑब्जर्व देम, उनको एक बार देखिए, उनको पढ़िए और उसके बाद करिए. उसमें क्या है कि पहले हम लोगों ने, मतलब जो ऐश बनती है उसको हमने क्या करते हैं कि हम उसको ब्लू लिटमस में डालते हैं. तो जो ब्लू का लिटमस है वो ब्लू ही रह जाता है, लेकिन जो रेड होता है वो ब्लू बन जाता है. क्यों? क्योंकि जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर. जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, मतलब जो धातुओं के ऑक्साइड हैं, वो कौन से होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, सॉरी बेसिक इन नेचर होते हैं. बेसिक मतलब क्षारीय प्रकृति के होते हैं. अगर क्षारीय प्रकृति के होंगे तो ऑब्वियसली दे विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्योंकि बेसिस मेक ब्लू. ठीक है. सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 2, नीला लिटमस नीला ही रहता है जबकि लाल नीला हो जाता है. ओके. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस द जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, मतलब उसको उसकी जगह से नहीं ला सकता. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये जितनी पूरी है, आप प्लीज़ वो वीडियो को बार बार मैं बोल रही हूँ कि आप एक बार देखोगे तो आपको बहुत ही क्लैरिटी हो जाएगी. ये सारे क्वेश्चंस मेरी एक ही वीडियो से आए हुए हैं. केमिकल रिएक्शंस आप बस क्लिक करना या फिर डाल देना और विशाल छाबड़ा अकेडमी में जाके, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपके सामने आ जाएगा. ये क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पर करवाया हुआ है. तो इसमें क्या है कि कॉपर जो है, जो तांबा है, वो जस्ता को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता. तो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन जिंक या कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक. मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ भी समझाई हुई है. रिएक्टिविटी सीरीज़ का मैंने उसमें शॉर्ट ट्रिक भी दी हुई है कि कैसे उसको याद करना है. और जो मेटल, जो धातु ऊपर होगी वही नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगी, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी वो कम अभिक्रियाशील को हटाएगी. तो इस यहाँ पे जो कॉपर है दैट इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, इसलिए उसको ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता. ठीक है. तो कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक. तो एक ही ऑप्शन इसमें हमारे पास आ रहा है, ये वाला. तो हमारा जो थर्ड है उसमें देखो ओनली ए लिखा हुआ है, तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 3 वेयर ओनली ए इज रिटन. राइट. नेक्स्ट है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ठीक है. अब निम्नलिखित में से जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए. पहला है ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया एंड टाइफाइड. ये तीनों ही बैक्टीरियल डिजीजेज हैं. पहले ही ऑप्शन में जो टीबी है दैट इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड टाइफाइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफाई. दीज
3 आर बैक्टीरिया। तो बाकी ऑप्शन तो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी सेकेंड ऑप्शन में हम जाएँ तो चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा और पोलियो में आपको मालूम है 2 चीज़ें तो वायरल हैं, चिकन पॉक्स भी और पोलियो भी। थर्ड में मलेरिया है, वो वेक्टर के थ्रू फैलता है, पोलियो है और टाइफाइड है। और फोर्थ में फिर चिकन पॉक्स है, मेनिनजाइटिस है, जो कि बैक्टीरियल नहीं है। सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 1, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया एंड टाइफाइड। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following column A and B in which the names of the microorganisms are given in column A and the groups to which they belong are given in column B. नीचे गए स्तंभ A और B को आप लोगों ने मिलाना है। पहली बात होती है एस्परजिलस। एस्परजिलस जो है वो क्या होता है, एक फंजाई होती है। फंजाई मतलब कवक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एस्परजिलस को मार्क कर देंगे, ये फंजाई है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जो है वो एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, दही बनाता है। पैरामीशियम जो है वो एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ मतलब प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहते हैं। और जो स्पाइरोगेरा है वो क्या है, एल्गी है, मतलब स्पाइरोगेरा जो है वो एक शैवाल है, ठीक है। एस्परजिलस जो है वो 3 पे आएगा, लैक्टोबैसिलस जो है वो बैक्टीरिया में आएगा और जो पैरामीशियम है वो आ जाएगा प्रोटोजोआ में। अगर हम इनको देखें तो एस्परजिलस जो है दैट इज़ फंजाई, ए के साथ 3rd नंबर, बी के साथ 2nd नंबर। तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 1 एंड द सी। पैरामीशियम के साथ प्रोटोजोआ 4 नंबर और स्पाइरोगेरा के साथ 1 नंबर। तो ये वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आएगा जिसमें कि ए के साथ 3 है, बी के साथ 2 है, सी के साथ 4 है और डी के साथ 1 है, 5 नहीं है, ठीक है। तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 3 जहाँ पे चारों की चारों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements are true about the veins in human circulatory system? निम्नलिखित में से कौन में से कथन जो है उसे मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य है? पहला, ऑल वेन्स कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। क्या सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को वहन करती हैं? वेन्स हैव थिन वॉल्स। शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। तीसरा, वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट। शिराएं जो हैं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। देखो, मेनली ऑल वेन्स हैव थिन वॉल्स। सभी वेन्स की जो होती है वो थिन वॉल्स होती हैं एंड दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन्स टू द हार्ट। वो क्या करती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी वेन। सिर्फ एक पल्मोनरी वेन है जो कि ऐसा नहीं करती है, विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। अब हमें इसमें क्या बताना था कि कौन सी चीज़ें ट्रू हैं। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ, बी एंड सी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंसेस दैट इज़ द रफेजेस आर कंसिडर्ड एन असेंशियल component of the balanced diet of human beings. Which one of the following is the correct statement about cellulose? देखो, सेलुलोज जो है वो ऐसा खाद्य पदार्थ है कि वो काफ़ी आवश्यक माना जाता है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है? पहला, सेलुलोज ब्रेक्स डाउन इजीली इनटू द स्मॉलर कंपोनेंट्स व्हिच आर एडजस्टेड एज रेफेजेस। कि सेलुलोज जो है वो आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है जो रुक्षांश के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। दूसरा, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स कन्वर्ट सेलुलोज इनटू फाइबर्स। क्या हमारे यहाँ पे ऐसे जीवाणु हैं जो कि उनको रेशों में परिवर्तित कर देते हैं? तीसरा, ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। या मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम होते ही नहीं हैं। या फोर्थ, कि सेलुलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि ह्यूमन ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और ऊर्जा प्रदान करता है। देखो, हमारी बॉडी में इसके लिए मैंने जो वीडियो बनाई थी जिसमें कि रूमिनेंट्स और ह्यूमन स्टमक के बारे में करवाया था। आई थिंक फूड या न्यूट्रिशन की फर्स्ट या सेकंड वीडियो विशाल छाबड़ा अकेडमी की थी, वो आप देखिए, उसमें डिस्क्रिप्शन में भी दिया है पूरा कंप्लीट। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था और ये भी बताया था कि जो हमारी बॉडी में ह्यूमन बींग्स में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं होते, जिनकी वजह से हम उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। Human beings do not have cellulose digesting enzymes because its sources in alimentary canal is vermiform appendix। क्योंकि जो इसका सोर्स होता है वो अपेंडिक्स होता है और हमारे ह्यूमन बींग्स में अपेंडिक्स जो है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। दैट इज़ नॉट फंक्शनल, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। अगर उसको हटा भी दिया जाए बॉडी से तो दैट हार्डली मैटर्स,
ठीक है। सो द ऑप्शन नंबर 3 इज एब्सोल्युटली राइट। वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द जॉइंट बिटवीन हेड एंड अपर जॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो जब हम लोगों ने मेरे ख्याल से ये 7th या 8th का ही चैप्टर है जॉइंट्स, ये भी मैंने एक्सप्लेन जॉइंट्स का टॉपिक लिया हुआ है वीडियो में, आपको पूरा मैंने ये सिलेबस अच्छे से कवर किया हुआ है। अगर आप एक बार सुनोगे तो आपको खुद ही लगेगा यू कैन सॉल्व ऑल दीज 10 years ऑन योर ओन विदाउट आवर हेल्प। ठीक है, तो एक बार प्लीज़ उस कंटेंट को देखिए, पढ़िए, समझिए, क्योंकि जो सीटेट का पेपर आता है साइंस का वो कॉन्सेप्चुअली बेस्ड आता है, वो रट्टाफिकेशन पर नहीं चलता। आप चाहे 10 years को एज इट इज़ भी कर लोगे ना, वो तभी आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन देंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आपको ये सब करने के बाद भी आप नहीं कर पाओगे। सो इसलिए मैंने सारे कंटेंट की वीडियोस बनाई थी ताकि वो आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप फिर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर लो। ठीक है, अब ये जो जॉइंट है हेड का और अपर जॉ का, उसमें जो होता है एक्चुअली फिक्स जॉइंट होता है। आपको देखो कि आप अपना ऊपर वाला जॉ नहीं हिला सकते हो क्योंकि वो कौन सा आता है, बद्ध संधि, जिसको कि फिक्स जॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा फिक्स जॉइंट या बद्ध संधि। बाकी जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो आपको पता है शोल्डर्स में और पेल्विक गर्डल में होता है। हिंज जॉइंट जो होता है, जैसे दरवाज़ों का हिंज होता है ना, उसको हिंज जॉइंट कहते हैं। जो हमारी कोनी को हम एक बार मोड़ सकते हैं वो, ये मैंने सारा आपको एक्शंस तक करके वीडियो में दिखाया हुआ है, काइंडली गो थ्रू इट। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन को पहचानना है हमने। द फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड इज लेस देन दैट प्रेजेंट इन द रिवर्स एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। धरती में जितना भी भंडारित ताज़ा जल है वो विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से कम है, पहला। दूसरा है कि वाटर शॉर्टेज इज अ प्रॉब्लम फेस बाय पीपल ओनली इन द रूरल एरियाज। क्या सिर्फ ग्रामीण लोग ही पानी की कमी को महसूस कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं? द थर्ड ऑप्शन इज वाटर फ्रॉम रिवर्स इज द ओनली सोर्स फॉर इरिगेशन इन द फील्ड्स। क्या खेतों में सिंचाई के लिए सिर्फ नदियों का ही जल एकमात्र स्रोत है? या बेसिकली देखा जाए तो रेन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। जल का मूलभूत स्रोत वर्षा ही है। एग्जैक्टली हमारा जो मूलभूत स्रोत है वो वर्षा ही है, इसीलिए तो पानी की इतनी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें ओनली ऑप्शन नंबर डी नंबर 1 आ जाएगा, क्योंकि इसी से हमारी नदियाँ और झीलें वगैरह सब भरती हैं। ठीक है, सो द रेन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। इट मेक्स रिवर्स, लेक्स एंड ग्लेशियर्स को फिल करता है। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो पेडागॉजी का है। ये भी पेडागॉजी का है, ये भी पेडागॉजी का है। तो ये हमारे जो बाकी सारे क्वेश्चंस हैं वो पेडागॉजी के ही हैं। आई थिंक वी आर ओवर विद द क्वेश्चंस ऑफ द साइंस कंटेंट फॉर ऑल टुडे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब हम 2016 का फरवरी का पेपर भी कर चुके हैं एंड सितंबर का भी पेपर कर चुके हैं। अब हम आएंगे 2015 का पेपर लेकर बहुत जल्दी। टिल देन प्लीज़ मेरे कंटेंट भी देखिए, जो वीडियोस बनाई हैं, बार बार कह रही हूँ, और उसके बाद ये क्वेश्चंस कीजिए। एंड एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, यू आर ऑलवेज वेलकम। Till then, take care, and please do not forget to like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the further notifications. Take care, stay home, stay safe. Bye bye.